students, myself is Manoj Modi from Gwalior, Madhya Pradesh. Welcome you once again in my English Academy channel. आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन की कड़ी में फ्रॉम के यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सब सीखेंगे। फ्रॉम एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ लगभग सभी एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम से। फ्रॉम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो मतलब होता है से। मतलब अगर किसी सेंटेंस में फ्रॉम का यदि आप यूज़ करेंगे तो फ्रॉम का मतलब होगा से। और इसका सबसे पहला जो रूल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जिसका मतलब ये रूल ये है स्टार्टिंग सोर्स। स्टार्टिंग सोर्स का मतलब ये है शुरुआती स्रोत बताने के लिए हम ना फ्रॉम का यूज़ करेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो कहाँ से आ रहा है, ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम का यूज़ हम सेंटेंस में जब करेंगे जब हम उसका स्टार्टिंग सोर्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है रेज आर कमिंग फ्रॉम द सन। मतलब किरणें जो है, रेज का मतलब होता है किरणें, और किरणें जो है कहाँ से आ रही हैं, सूरज से आ रही हैं। रेज आर कमिंग फ्रॉम द सन का मतलब ये है कि किरणें जो है सूरज से आ रही हैं, यानी कि उनका जो स्टार्टिंग सोर्स है वो क्या है, सूरज है, यानी कि सन है। तो स्टार्टिंग सोर्स बताने के लिए हमने यहाँ फ्रॉम का यूज़ किया। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जो किरणें हैं यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, इसलिए ये बताने के लिए हमने यहाँ फ्रॉम का यूज़ किया है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ ज्वाइंड फ्रॉम मंडे। मतलब उसने ज्वाइन किया है तो कब से, मंडे से। तो मंडे क्या है, उसका शुरुआती क्या है, पॉइंट है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। बटर जो है वो मिल्क से बनाया जाता है, यानी कि बटर का जो स्टार्टिंग सोर्स है वो क्या है, मिल्क है। तो हमने यहाँ फ्रॉम लगाया है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर फोर, दिस ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई। मतलब ये ट्रेन जो है कहाँ से बनकर चली है, मुंबई से, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मुंबई है। यानी कि इस ट्रेन का जो स्टार्टिंग जो प्लेस है वो कौन है, मुंबई है। मतलब मुंबई से ये ट्रेन बनकर चली है। तो हमने इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, दिस ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, यानी कि ये ट्रेन मुंबई से चलकर आ रही है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। फ्रॉम का यूज़ बुखार से पीड़ित होने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो फीवर से यदि सफ़र्ड है, पीड़ित है, तो उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। वह मंडे से क्या है, बुखार से क्या है, पीड़ित है। तो फीवर से यदि आप पीड़ित होंगे तब उस कंडीशन में फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अगर फ्रॉम के बाद किसी वर्ब का यदि यूज़ किया गया तो फ्रॉम के बाद वर्ब में आईएनजी का यूज़ आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ही अर्न मनी, उसने पैसा कमाया फ्रॉम बाइंग बुक्स। आप देखेंगे बाय में मैंने आईएनजी लगा दिया, बाय जो थी यहाँ वर्ब थी। तो फ्रॉम के बाद यदि डायरेक्टली कोई वर्ब आती है तो उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, उसने पैसा कमाया किताबें बेच कर। तो यहाँ फ्रॉम का मतलब है कर, या फिर यहाँ मतलब है से। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में फ्रॉम के बाद वर्ब का यदि यूज़ किया जाएगा तो उसमें आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। ये था फ्रॉम का रूल नंबर 3। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था से मतलब है कांस्टेंट, यानी कि रुका हुआ है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था से अलग होता है, मतलब उससे सेपरेट होता है, तब उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था से, यदि कोई चीज़ जो गतिमान है यानी कि चल रही है, कंटिन्यू है, उस अवस्था से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को अलग करेंगे तो ऑफ का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही जंप्ड और द रूफ, और इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ही जंप्ड द बस। तो आप देखेंगे रूफ यानी कि छत, तो छत कैसी होती है, स्थिर या गतिमान। तो आप देखेंगे छत जो होती है वो स्थिर अवस्था में होती है, तब इस कंडीशन में हम यहाँ फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है ही जंप्ड द बस। अब बस की अवस्था कैसी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है और गतिमान भी हो सकती है। अगर वो बस गतिमान अवस्था में तो उस कंडीशन में आप ऑफ का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जिनके बाद हमेशा फ्रॉम का यूज़ किया ही जाता है, यानी कि जिसे बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशन। तो किसी भी सेंटेंस में यदि इरेडिकेट लिखा हो, रिकवर लिखा हो, स्केप लिखा हो, प्रिवेंट लिखा हो, प्रोहिबिट लिखा हो, एलिमिनेट लिखा हो, सेपरेट लिखा हो, डिप्राइव लिखा हो, रिफ्रेन या एब्स्टेन लिखा हो, तो इन सारे शब्दों के बाद आपको प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज़ करना है, राइट। और आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए। इरेडिकेट का मतलब होता है हटाना। तो जब भी किसी सेंटेंस में इरेडिकेट यदि लिखा हुआ हो तो इरेडिकेट के बाद आप फ्रॉम लगा दीजिए।
रिकवर के का मतलब होता है प्राप्त होना, एस्केप का मतलब होता है बचना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट का मतलब भी रोकना या मना करना, एलिमिनेट हटाना, सेपरेट अलग करना, डिप्राइव वंचित करना यानी कि दूर करना, रेफ्रेन और रेफ्स्टेन इन दोनों का मतलब होता है दूर रहना या दूर करना। तो ये थे फ्रॉम के रूल। अब हम नेक्स्ट प्रपोजिशन की बात करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की जिसका नाम है विथ। विथ का मतलब होता है से या फिर के साथ। तो जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम किसी सेंटेंस में लिखा हो, इंस्ट्रूमेंट लिखने का भी हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आप कोई काम करते हैं। तो यदि किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे हिंदी में बोलते हैं उपकरण या औजार, अगर किसी सेंटेंस में कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है तो उस इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आपको विथ का यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही कट दिस एप्पल, उसने ये एप्पल काटा, वो भी काय से, चाकू से। तो चाकू क्या, यहाँ पे एक औजार है, इसलिए इस औजार के पहले हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, विथ लगा दिया, राइट। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ही किल्ड हिम, उसने उसे मारा, लेकिन कैसे मारा है, गन से मारा है। तो गन क्या है, यहाँ पे क्या है, एक औजार है, तो हमने यहाँ पे इसके पहले क्या का यूज़ कर दिया, विथ का यूज़ कर दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा उसने बजाया, ही प्लेड, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है। ही प्लेड, उसने बजाया, क्या बजाया, ड्रम। तो ड्रम क्या है, एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या कहते हैं। तो आप कोई भी यदि इंस्ट्रूमेंट दिया हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पहले हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, विथ। तो किसी भी तरह कोई भी यदि सेंटेंस में यदि उपकरण या औजार दिया हुआ हो तो उसके पहले हमें विथ का यूज़ करना है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। विथ का मतलब कई बार सेंटेंस में ये होता है के साथ। के साथ मतलब वो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, सपोर्टेबल है, तब उस कंडीशन में हम विथ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा हुआ आई एम विथ यू, मतलब मैं आपके साथ हूँ। मान लीजिए ये आई है और ये यू है, तो मैं इसके साथ हूँ, यानी कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ हैं, और ये साथ यानी कि जुड़ाव बताने के लिए हम विथ का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, ही डाइड, वह मर गया, विथ हिज फैमिली, मतलब वो अकेला नहीं मरा है, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, उसकी फैमिली भी जुड़ी हुई थी, यानी कि वो अपनी फैमिली के साथ मरा। तो किसी के साथ बताने के लिए सेंटेंस में हम विथ का यूज़ भी करते हैं। अब विथ का यूज़ बिहेवियर, यानी कि जब भी सेंटेंस में बिहेव लिखा हो, बर्ताव लिखा हो, तब उस कंडीशन में हम बिहेव के साथ विथ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज, वह जानता है, हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स, कि गर्ल्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो हमने देखिए बिहेव के बाद यहाँ विथ का यूज़ कर दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, जब भी किसी सेंटेंस में बिहेव वर्ड आ जाए तो आपको ये याद रखना है उस सेंटेंस में हमें विथ का यूज़ करना है। तो ये थे विथ के 1, 2 और 3rd रूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, विथ के नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 4 की। तो विथ का यूज़, जैसा कि हम जानते हैं, विथ का मतलब जो होता है से या के साथ होता है, लेकिन कभी कभी किसी सेंटेंस में अगर विथ का यूज़ बिकॉज ऑफ के सेंस में भी किया जाता है। मतलब विथ जो है बिकॉज ऑफ का काम करता है, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो यदि सेंटेंस में यदि आपको बिकॉज ऑफ की जरूरत पड़ रही हो तो उस केस में आप विथ का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टायर्ड विद वॉकिंग, यानी कि वह थक गया है, किसकी वजह से, चलने की वजह से। वॉकिंग, और वॉकिंग के पहले हमने विथ लगा दिया, तो यहाँ विथ का मतलब है के कारण, यानी कि ही इज़ टायर्ड विद वॉकिंग, यानी कि वह चलने की वजह से या चलने के कारण, टहलने के कारण वो क्या है, थक गया है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, शी इज़ इल, वह बीमार है, किसकी वजह से, फीवर की वजह से, मतलब उसको इतना ज़्यादा बुखार है कि बुखार की वजह से वो क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। तो शी इज़ इल विद फीवर, तो फीवर के कारण, यहाँ विथ का मतलब ये है, फीवर के कारण वो क्या है, बीमार है। तो यदि किसी सेंटेंस में यदि आपको ये बोलना हो के कारण, तो उसके कारण के लिए आप विथ का यूज़ भी कर सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस में विथ, रूल नंबर 5, विथ जो है के बावजूद का भी काम करता है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपको सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ की आवश्यकता हो, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो उस कंडीशन में आप विथ का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही फेल्ड, वे फेल हो गया, विथ ऑल हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास और अपने सारे प्रयासों के बावजूद, अपने प्रयास वो भी सारे, अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया।
तो यदि किसी सेंटेंस में यदि आपको इन स्पाइट ऑफ की आवश्यकता हो तो वहाँ विद का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, विद का यूज़ विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में यदि किसी नाउन की यदि आपको विशेषता बतानी हो तो उस कंडीशन में भी आप विद का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्ल विद ब्लू आइज, मतलब लड़की जिसकी आंखें कैसी थी, ब्लू, मतलब नीले आंख वाली लड़की। हमने इस लड़की की विशेषता किसके थ्रू बताई है या विद के थ्रू बताई है? तो यहाँ हमने देखा इस गर्ल के बाद हमने विद का यूज़ किया है और विद के बाद ब्लू आइज लिखा हुआ है, यानी कि इस लड़की की विशेषता हमने विद के द्वारा बताई है। एक लड़की जो नीली आंख वाली थी उसने कई सारे बच्चों को क्लास में क्या किया, अट्रैक्ट किया, यानी कि अपनी ओर आकर्षित किया। तो सेंटेंस में विशेषता बतानी हो वो भी नाउन की, तो उस कंडीशन में भी आप विद का यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम करते हैं बात रूल नंबर 7 की। विद का यूज़ तरीका बताने के लिए भी किया जाता है, मतलब आपने कोई काम किस तरीके से किया ये बताना हो तो उस कंडीशन में भी विद का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फॉट, यानी कि वो लड़ा विद ब्रेवरी, यानी कि बहादुरी के साथ। तो आपने किस तरह से लड़ाई की, आपका लड़ने का तरीका क्या था, मेथड क्या था, ये बताने के लिए उस कंडीशन में हम विद का यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं विद के और आने रूल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। विद का यूज़ कभी कभी सेंटेंस में एमंग के सेंस में भी किया जाता है, मतलब विद जो है एमंग का काम करता है और एमंग का मतलब होता है के बीच में। तो यदि किसी सेंटेंस में यदि आपको ये लग रहा हो कि आपको एमंग की आवश्यकता है और यदि ऑप्शन में एमंग नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप विद का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज़ वेरी फेमस विथ हिज कंट्री मैन। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं, और लिखा हुआ इसके आगे हिज कंट्री मैन, यानी कि अपने देशवासियों। और जैसे ही मैंने यहाँ विद लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा के बीच में, यानी कि नरेंद्र मोदी अपने देशवासियों के बीच में कैसे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो के बीच के सेंस में भी हम विद का यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमें सेंटेंस में एमंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमंग का काम विद भी करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। कंपेयर के साथ विद का यूज़ भी किया जाता है, टू बी का यूज़ भी किया जाता है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो जब ऑब्जेक्ट आपके समान होंगे, समान मतलब एक जैसे, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से कर रहे होगे, वस्तु की तुलना वस्तु से कर रहे होगे, तब उस कंडीशन में विद का यूज़ किया जाएगा। लेकिन व्यक्ति की तुलना यदि वस्तु से करोगे या वस्तु की तुलना व्यक्ति से करोगे तो टू का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेन्स लाइफ में बी कंपेयर्ड, हम देखेंगे सेंटेंस में लिखा हुआ आदमी के जीवन की तुलना की जा सकती है किससे, फ्लावर से। यानी कि यहाँ बात हो रही है आदमी की और यहाँ बात हो रही है फ्लावर की, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे हैं, आपके समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो उस कंडीशन में विद का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे गांधी जी का जीवन या गांधी जी के जीवन की तुलना की जा सकती है नेहरू के जिंदगी के जीवन से, यानी कि यहाँ भी व्यक्ति लिखा हुआ है, यहाँ भी व्यक्ति लिखा हुआ है, यानी कि एक जैसे ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में यहाँ विद का यूज़ करेंगे, राइट। इसी तरीके से आपको ये याद रखना है, एग्री के बाद विद भी आता है, एग्री के साथ टू भी आता है। एग्री के बाद विद का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सहमत हो, और लेकिन यदि उसकी बात से सहमत हो तो टू का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एग्री विथ मी, यानी कि वह मुझसे सहमत है, यानी कि व्यक्ति से सहमत है, लेकिन उसके प्रपोजल से यानी कि बात से यदि सहमत होगा तो फिर टू का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एग्री टू माई प्रपोजल, यहाँ बात हो रही है मेरे प्रस्ताव की, मेरे प्रपोजल की, तो यहाँ हमने टू का यूज़ किया है। ये दोनों के दोनों वर्ड कंपेयर और एग्री लगभग सारे के सारे कॉम्पिटिशन में पूछे ही जाते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उनके यूज में क्या डिफरेंस है वो भी आपको याद रखना है। ऐसे वर्ड्स भी याद रखने हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और जिनके बाद विद का यूज़ बिल्कुल फिक्स है, जैसे फैमिलियर, बिहेव, सिंपैथी, अलोंग, टुगेदर। डील के साथ विद भी लगता है, इन भी लगता है, फेड अप के साथ विद, एंड आउट के बाद विद और डिस्पेंस के बाद विद। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, सेंटेंस में कभी भी ये सारे वर्ड लिखे हुए हों तो आपको इन सारे शब्दों के बाद विद का यूज़ एज ए प्रीपोजिशन करना है। तो फैमिलियर विद का मतलब होगा परिचित होना, बिहेव विद का मतलब होगा बर्ताव करना, सिंपैथी विद का मतलब होगा सहानुभूति रखना, अलॉन्ग विद और टुगेदर विद का मतलब होता है के साथ, डील विद का मतलब होता है व्यापार करना, वो भी किसी व्यक्ति के साथ, और यदि डील इन का मतलब होगा व्यापार करना, और फेड अप विद का मतलब होता है ऊब जाना।
ठीक है। ऊब जाना मतलब किसी से परेशान हो जाना। एंडाउट विद का मतलब होता है भरा हुआ होना। डिस्पेंस विद का मतलब होता है अलग होना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स भी आप याद रखिए, क्योंकि ये भी कंपटीशन में निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। अब मैंने ये था आपको आज इसके वीडियो में मैंने फ्रॉम और विद का यूज़ करना सिखाया। आई थिंक आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ जाओ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स।